मैं ही आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी ज्ञान का कहीं ना कहीं स्रोत होता है। अरब वालों के द्वारा किया जाता है, शक उन्होंने हक कहा, और सिंध से हिंद, हिंद से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान घटित होती है। उस घटना के पीछे कई सारे कारण उत्तरदायी। भारत पर पहली बार देख रहे हैं मुसलमानों का जो आक्रमण होता है वह सिंध के क्षेत्रों पर होता है। ये यही सिंध का जो क्षेत्र था, जिन सिंध के क्षेत्रों पर पहली बार मुसलमानों का आक्रमण होता है। यह जो आक्रमण होता है अरब वालों के द्वारा किया जाता है। अरब वालों के द्वारा ही पहली बार देखेंगे कि सिंध के क्षेत्रों पर इनका जो आक्रमण किया जाता है। ठीक है, अब इस आक्रमण के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, आज जैसे कि ये जो आक्रमण हुआ था सिंध के क्षेत्रों पे, मैं ही आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी ज्ञान का कहीं ना कहीं स्रोत होगा, और हमने जहां से ये ज्ञान कलेक्शन किया है उस ज्ञान का भी कहीं ना कहीं सोर्स होगा, स्रोत होगा। वहां पे उस माध्यम से वो आज हमें पता चलता है कि ये जो आक्रमण हुए थे, और उन्हीं आक्रमणों को एक व्यवस्थित स्वरूप में अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग ग्रंथों में आपको ये देखने को मिलते हैं। पहली बार देखा जाए तो सिंध पे जो आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है, दो ऐसी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों के माध्यम से हमें इस आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला जो पुस्तक है अल बिलादुरी की जो पुस्तक है, किताब फुतुल अल बलदान, किताब फुतुल अल बलदान के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होता है कि हाँ, सिंध के क्षेत्रों पर अरब वालों ने आक्रमण किया था। दूसरी जो पुस्तक है वह फारसी भाषा की पुस्तक है, फारसी पुस्तक चचनामा। इस चचनामा के भी माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होता है कि सिंध के क्षेत्रों पर अरब वालों ने आक्रमण किया। आक्रमण हुआ, ये तो हम देख रहे हैं कि पहली बार जो ये आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, 712 एडी में ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, अब इस आक्रमण के पीछे जैसे कि कोई भी घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे कई सारे कारण उत्तरदायी होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, तब वो घटना घटित होती है। तो उसी प्रकार से आखिर ठीक है, सिंध के क्षेत्र पे हम देख रहे हैं कि अरब वालों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के पीछे क्या वजह रहे, कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिन कारणों के चलते अरब वालों ने यहाँ पर आक्रमण किया। इसके पीछे देखें तो कई सारे कारण है। पहले हम इसके स्वरूप को व्यवस्थित रूप में देखते हैं कि इस समय जो देखते हैं कि सिंध के जो राजा थे, उन राजा का नाम था दाहिर। यहाँ के राजा दाहिर थे, और अरब के यहाँ देख रहे हैं कि अरब के जो राजा थे उनका नाम था हिजाज। हिजाज यहाँ के राजा थे। ठीक है, और सिंध की इस समय जो हम राजधानी देख रहे हैं, सिंध की इसकी राजधानी जो थी उसका नाम था ब्राह्मणवाद या आरोह, उसकी राजधानी थी। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि इस आक्रमण के पीछे क्या कारण थे। तो कारणों को यदि हम देखें तो इसके कई कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, और एक तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण कहने का अर्थ होता है वैसा कारण जो प्रत्येक चीजों को एक निश्चित स्वरूप दे देता है। उसी के तहत अब देखा जाए तो इसके एक एक कारणों को हम व्यवस्थित रूप में देखते हैं। पहला जो हम बातें कर रहे हैं राजनीतिक कारण को लेकर के, राजनीतिक कारण को लेकर के जब देख रहे थे कि अरब में जब यहाँ पर देख रहे कि इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, जब उदय हुआ उस समय भारत में हम देख रहे थे कि यहाँ पर सत्ता जो थी वो हर्षवर्धन की सत्ता थी। हर्षवर्धन यहाँ पर सत्ता में थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हम लोगों ने देखा कि जैसे ही जो उनके अधीन साम्राज्य थे वो सारे के सारे साम्राज्य टूट टूट करके एक स्वतंत्र साम्राज्य के तौर पर खुद को स्थापित करने लगे थे। इसी प्रक्रिया में सबसे पहली बार अगर किसी ने स्वयं को उससे अलग किया था, वो अलग करने वाले सिंध ही थे। सिंध का ही क्षेत्र पहली बार खुद को हर्षवर्धन के साम्राज्य से अलग करता है और स्वयं वहां पर अपनी एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर देते हैं। हर्षवर्धन के समय में देख रहे थे कि यहाँ पर सिंध के जो क्षेत्र थे, यहाँ पर जो सत्ता थी वो शूद्र जाति के लोगों की सत्ता थी। वो अपनी सत्ता व्यवस्था को लेकर के चल रहे थे, और शूद्रों और बौद्धिस्टों इन दोनों के सुमेल से वो सत्ता चल रही थी। बौद्धिस्ट जो थे वो उनका काफी सहयोगी कर रहे थे। परंतु जैसे ही देख रहे थे कि इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्मावलंबी, ब्राह्मण धर्म के लोग यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें पहली सफलता जो मिलती है वो चच को मिलती है। उसके बाद देखेंगे कि इसी वंश के शासक नए आते हैं दाहिर। दाहिर के द्वारा यहाँ पर अपनी सत्ता व्यवस्था को स्थापित की जाती है। अब जैसे ही इन्होंने ब्राह्मण धर्मावलंबियों ने अपनी जब सत्ता को स्थापित किया था, तो जाहिर सी बात थी कि शूद्रों और बौद्धिस्टों के मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति प्रतिशोध की भावना तो दौड़ ही रही होगी। अब उसी प्रतिशोध की भावना के चलते एक कारण यह भी माना जाता है कि बौद्धिस्ट ही जो थे सिंध के, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अरब वालों को अभिप्रेरित किया और आक्रमण करने के लिए इन्हें बुलाया था। क्लियर यहाँ तक? तो एक राजनीतिक कारण में हमने देखा कि यहाँ की जो इस समय राजनीतिक स्थिति थी, वो राजनीतिक स्थिति काफी उथल पुथल चल रही थी। अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ था, और सत्ता के परिवर्तन के कारण वहां के जो लोग थे, सिंध के लोग, अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उस सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे और नहीं स्वीकार कर रहे थे, तो जिसके कारण ये एक आक्रमण का एक कारण बना।
ये तो हम लोगों ने राजनीतिक कारण देखा। आर्थिक कारण देखे तो आर्थिक कारण में हम देख रहे थे कि भारत की गौरवशालिता और समृद्धिशालिता तो शुरू से ही रही है। शुरुआती समय से ही देखे तो भारत एक समृद्ध देश रहा है। खास करके हम लोग देख रहे थे कुषाण वंश के शासनकाल में। कुषाण वंश के शासनकाल में जो ये आप देख रहे हैं रेशम मार्ग, इस रेशम मार्ग के माध्यम से तो हमारा रोम साम्राज्य के साथ तो व्यापार होता ही होता था, और रेशम मार्ग का अधिकार हो जाता है कुषाण वंश के शासक कनिष्क का। तो उसके कारण अब देख रहे हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के आने शुरुआत हो जा रहे हैं। यही एक कारण रहा कि भारत में सबसे अधिक शुद्ध किसी ने सोने का सिक्का जारी किया तो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया। कुषाणों के जस्ट बाद देख रहे थे कि उसमें अब गुप्तों की सत्ता आती है। गुप्तों के शासनकाल में भारत जो होता है और अधिक समृद्ध होता है, इसीलिए देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया। इस दरमियान क्या था कि अब भारत धीरे धीरे इधर देख रहे समृद्धशाली हो ही रहा था आर्थिक दृष्टिकोण से। दूसरी चीजें देखें कि अरब वालों का जो था, अरब वालों का व्यापार यहाँ श्रीलंका, इनके साथ इनका व्यापार होता था। तो अरबी व्यापारी जो थे वो श्रीलंका और खास करके दक्षिणी भारत के आसपास के जो क्षेत्र थे उन आसपास के क्षेत्रों में आकर के बस गए थे। ये आसपास के जो क्षेत्रों में बसे तो यहाँ के जो लोकल किंग थे, राजा थे, वो इन व्यापारियों को काफी अधिक उपहार वगैरह भी और सम्मान वगैरह भी उपलब्ध कराते थे। तो जब ये व्यापारी अपने यहाँ वापस जाते थे तो कहीं ना कहीं भारत की समृद्धिशालिता के बारे में, भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में वो अपने यहाँ तो चर्चा कर ही रहे होंगे। तो वो चर्चा कर रहे थे कि भारत एक समृद्ध देश है, वहां पे अकूत धन संपत्ति है, पर्याप्त मात्रा में वहां पे सोना है, हीरा है, मोती है, इन सब चीजों की चर्चा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इकोनॉमिकल कारण रहा जो उन लोगों को अभिप्रेरित किया इस आक्रमण को करने के लिए। क्लियर? अब इस आक्रमण का एक तत्कालिक कारण जो माना जाता है, तत्कालिक कारण यह होता है कि यह देखे श्रीलंका और अरब के साथ अपना व्यापारिक संबंध चल रहा था। व्यापारिक संबंध चल रहा था तो श्रीलंका के शासक क्या करते हैं कि अरब के शासक के लिए उपहार भेजवाते हैं। ये उपहार नाव से जा रहा था, जिस नाव से ये जहाज से ये उपहार जा रहा था तो काफी उसमें महंगे महंगे उपहार थे। और उस जहाज में अरबी मुल्क की महिलाएं भी बैठी हुई थी, बच्चे भी बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे। जैसे ही ये जहाज सिंध के क्षेत्रों में पहुंचता है तो सिंध के क्षेत्रों में जब पहुंचता है तो यहाँ के जो लोकल डाकू थे, समुद्री डकैत थे, वो लोग क्या करते हैं, इस जहाज को लूट लेते हैं। जहाज को लूट लेते हैं और इसके साथ ही जहाज में बैठे हुई महिलाओं और बच्चों के साथ ये अव्यवहार करते हैं, मानवीय अव्यवहार करते हैं। जब इस घटना की जानकारी यहाँ के शासक हेजाज को जब पता चलती है तो हेजाज सिंध के शासक दाहिर के पास सूचना भिजवाते हैं कि इस घटना की जिम्मेवारी आप लीजिए और इसके तहत जो भी हमें नुकसान हुआ है उन सारे नुकसानों का आप भुगतान कीजिए, यानी जो भी क्षतिपूर्ति हुआ उस क्षतिपूर्ति का आप भुगतान कर दो। दाहिर ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं ऐसी किसी भी घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और मैं इस घटना के बारे में किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता हूं। तो अब बस यहीं पे एक बहाना मिल गया अरब वालों को, और अरब वालों को जैसे ही अब सिंध के शासक मना करते हैं तो अरब वाले क्या करते हैं कि अरब यहाँ के शासक जो थे हेजाज के ही प्रतिनिधि के तौर पे थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इनके प्रतिनिधि के तौर पे होते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है कि आप जाओ और सिंध पर जाकर के अटैक करो। मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और वो एक तरीके से सिंध पर अटैक कर देते हैं 712 ईस्वी में। पहली बार यही वो समय था 712 ईस्वी जब देख रहे हैं कि भारत पर मुसलमानों का आक्रमण होता है, अरब वालों का आक्रमण होता है। वो आते हैं और इस समय जो सिंध की राजधानी थी ब्राह्मणवाद, वो ब्राह्मणवाद को काफी अधिक लूटते हैं। वो बंदरगाह जो देवल बंदरगाह था वो देवल बंदरगाह को भी लूट लेते हैं और उस बंदरगाह पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके साथ ही अन्य भी जगह थे, शीशम थे, शेहवन थे, उन जगहों पर भी ये अपना अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मुल्तान के क्षेत्रों तक अब ये मोहम्मद बिन जो कासिम होते हैं वो अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। और धीरे धीरे देख रहे थे कि ये जो आक्रमण था सिंध के क्षेत्रों में, ये सिंध के क्षेत्रों में आक्रमण करके ये अपने आप को, अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। ठीक उसी समय क्या होता है कि अरबी मुल्क में आंतरिक कला, आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही आंतरिक कला और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया जाता है कि पहले आप यहाँ पे जो आंतरिक कला उत्पन्न हुआ है उस आंतरिक कला को शांत करो, उसके बाद फिर वापस सिंध के क्षेत्रों में जाना। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से वापस लौट जाते हैं अपने यहाँ। जैसे ही वो वापस लौटते हैं तो वहीं पर देख रहे हैं कि अपने आंतरिक षड्यंत्र के कारण मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हो जाती है तो जिससे सिंध का जो क्षेत्र था, अब वो मुसलमानों का जो पहला आक्रमण था वो आक्रमण सिर्फ और सिर्फ सिंध के क्षेत्रों तक ही सिमट करके रह गया।
उसके बाद देख रहे थे कि मरुस्थलीय क्षेत्र था, तो मरुस्थलीय क्षेत्र था तो जाहिर सी बात था कि अब अरबी मुल्क में काफी अच्छे अच्छे नस्ल के ऊंट हुआ करते थे। अब उन ऊंटों को भी सिंध के क्षेत्रों में लाया गया। अब इन ऊंटों के लाने से एक तरीके से मरुस्थलीय यातायात में उन्हें सुविधाएं मिल गई, इसीलिए तो देखते हैं ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थलों में उनके लिए चलना काफी आसान होता है। एक तो ये उनको बेनिफिट मिला, दूसरी चीज है कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र में उन्हें परिवहन का एक मुख्य स्रोत ऊंट मिल गया। तो काफी बड़े पैमाने पर अच्छे नस्ल के ऊंटों का भी आगमन यहाँ पर देख रहे हैं कि लाया गया सिंध के क्षेत्र में। ये दूसरा हम लोगों ने प्रभाव देखा। तीसरा देख रहे थे कि सिंध के क्षेत्रों में अरब वालों के द्वारा कई सारे नए नए नगरों की भी स्थापना की गई, जिन नगरों में था मंसूरा और महफूजा, इन नाम के और भी कई नगर थे जिन नगरों को इन सिंध के क्षेत्रों में स्थापित किया गया। क्लियर। फिर देख रहे थे कि सिंध के क्षेत्रों में पहली बार दिरहम का प्रयोग, जो दिरहम जो था ये अरबी मुल्कों में सामान्य तौर पे इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। अब ये भी बड़े पैमाने पे ये सिंध के क्षेत्रों में देखने को मिलने लगते हैं, तो दिरहम का प्रयोग होता है। पहली बार देखेंगे कि कुरान जो देखते हैं इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, इसे भारतीय किसी भाषा में पहली बार अनुवाद किया गया तो वो यही सिंधी भाषा में पहली बार इसका अनुवाद किया गया। ये भी एक प्रभाव हम लोगों ने देखा, क्योंकि सिंधी भाषा में इसलिए किया गया कि सिंधी ही सबसे पहले अरबी वालों के संपर्क में आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं आए रहते तो वो सिंधी भाषा में उसका ट्रांसलेट नहीं होता, तो पहली बार देख रहे हैं ये भी एक प्रभाव रहा। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि नए भौगोलिक नाम का, भारत को एक नए भौगोलिक नाम मिलता है अरब वालों के द्वारा ही। सिंध के क्षेत्रों को चूंकि भाषाविद इसके पीछे अपना तर्क देते हैं कि अरबी जो थे उन्हें स शब्द अच्छे तरीके से वो उच्चारण नहीं कर पाते थे, स को उन्होंने ह कहा, और सिंध से हिंद, हिंद से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, यानी ये भारत का एक नया भौगोलिक नाम हिंदुस्तान जो मिला है। आज जो हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं अपने देश के लिए, ये नाम दिया हुआ अरबी वालों का ही है। तो एक और प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर अन्य चीजों में देखें तो सिंध वाले जो अरब वाले जो थे वो भारतीय जितनी भी पुस्तकें थे उन भारतीय पुस्तकों में जैसे कि मान लीजिए सूर्य सिद्धांतिका, जैसे आप देखिए कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इस सारे ग्रंथों को वो अपने साथ लेकर के जाते हैं, वहां पे अरबी भाषा में उसका ट्रांसलेट करते हैं। फिर भारतीय गणित को, दर्शन शास्त्र को, खगोल शास्त्र के बारे में, भारतीय चीजें के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। तो एक इम्पैक्ट ये भी हम लोगों ने देखा कि सिंध वाले के ही प्रभाव के कारण अरबी वालों क्या करते हैं कि भारतीय उपनिषदों से उनके बारे में उनकी जानकारी प्राप्त होती है, भारतीय उपनिषदों के वो समीप आते हैं, जिसका आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा सूफी आंदोलन पे। जो सूफी मूवमेंट शुरुआत किया जाएगा उस सूफी मूवमेंट के तर्क में कंप्लीट रूप से कहीं ना कहीं था, तो ये उपनिषदों का हम देखेंगे कि सूफी मूवमेंट पे काफी अधिक प्रभाव रहा है, जिसके कारण देखते हैं कि ये एक तरीके से ये भी एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अन्य जो ग्रंथ थे पंचतंत्र, सूर्य सिद्धांतिका, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसका वो ले जाकर के अपने यहाँ अरबी भाषा में इसका